चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम करते हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। तो सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन देखते हैं वो क्या है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमें पता है टेम्परेचर जो होता है आइडियल गैस का वो कांस्टेंट होता है। तो इस ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस दिस मेजर दैट हीट सप्लाइड टू सिस्टम यूटिलाइज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट एनवायरनमेंट। मतलब क्या होगा कि हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है, दैट इज dq इज इक्वल टू dq प्लस का dw। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। अब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होने के कारण हमारे पास जो हीट होगी सिस्टम की वो किस में हो जाएगी, पूरी की पूरी वर्क डन में चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा कि सिस्टम जो है यूटिलाइज करेगा, हीट सप्लाई करेंगे ना जो सिस्टम को, वो पूरी की पूरी क्या होगी, इन्वायरमेंट में वर्क डन करने में यूटिलाइज हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होगा जिसके कारण हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जीरो होने के कारण अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा। तो सारी की सारी जो सिस्टम को जो हीट देंगे वो यूटिलाइज हो जाएगी टू डू वर्क अगेंस्ट एनवायरनमेंट। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या आती है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स टू ए लिक्विड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब क्या होगा, जैसे ही सॉलिड जो होगा लिक्विड में क्या होगा, चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जैसे ही वो मेल्ट होगा तो जो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए इसमें जो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट होगी सिस्टम की वो क्या होगी, दैट इज ml। इसके पे बेस हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं थर्मोडायनामिक्स में कि dq इज इक्वल टू ml जो होता है, जहां पे m हमारा क्या है, मास ऑफ लिक्विड है, और l क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन हमारी क्या आती है, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन क्या होता है कि जब बॉडी है वो अगर एक्सपेंड करे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, मान लिया हम कोई चैम्बर ले लेते हैं, ठीक है, उस चैम्बर में हमने क्या किया, एक गैस को सप्लाई कर दिया। जैसे ही हम उसके में गैस को सप्लाई करेंगे तो उस चैम्बर में क्या होगा, गैस क्या होगी, मूव करेगी, जल्दी जल्दी मूव करेगी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ। तो इसलिए वहां पे जो dq होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, यानी dq अगर जो हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तो pdv क्या होगा, जीरो। तो du हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास du जीरो होता है, और एक du जीरो हमारा किस में होता है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो साइक्लिक प्रोसेस में होगी, क्योंकि उसमें हमें पता है कि उसमें भी du हमारा जीरो होता है। अगर du जीरो हुआ तो सेम वही केस आएगा साइक्लिक प्रोसेस में कि dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा। तो जो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है वो इन साइक्लिक प्रोसेस है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस में हम सेम वही देखेंगे कि क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, तो इसलिए वहां पे du जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हुई तो वहां पे dq हमारा dw के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी थर्ड थी, और फोर्थ हमारी क्या थी, साइक्लिक प्रोसेस वाली। अब जो फिफ्थ एप्लीकेशन हम देखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल कर आती हैं, जिनका हम आगे जब थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो उन जो स्टेट आएंगी, जो इक्वेशंस आएंगी, जो रिलेशंस आएंगे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में, उन रिलेशंस का आगे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो उसके बाद हम उसकी क्या देखते हैं, फिफ्थ एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी 4 एप्लीकेशन हो गई है। कौन सी, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर मेल्टिंग पॉइंट में, फिर फ्री एक्सपेंशन में, फोर्थ हमारी होगी साइक्लिक प्रोसेस। वो मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में du को जीरो रखेंगे तो यहाँ पे dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में।
क्लियर। अब हम करते हैं हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमें पता है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी हमारी एक एप्लीकेशन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज किया जाता है। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास dq क्या होता है, 0। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज डेल ऑफ q इज इक्वल टू डेल ऑफ u प्लस डेल ऑफ w होता है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। अब क्या होगा, अब फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में dq हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर ये चीज 0 हो गई तो डेल ऑफ u प्लस का डेल ऑफ w हो जाएगा, और डेल ऑफ u इज इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ w। इतना क्लियर हुआ। अब डेल ऑफ u, क्योंकि हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे du इज इक्वल टू माइनस का dw हम लिखेंगे, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस इज सो फास्ट। तो आप इसको साइड में लिख लेंगे, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा फास्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। तो du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw हो जाएगा। अब du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw। अब du हमें पता है कि जो du होता है दैट इज ncv dt। ये हमारे पास रिलेशन आता है जब हम एडियाबैटिक और उनके लिए आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन का निकालेंगे, तब वहां पे हमारे पास ये रिलेशन यूज होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो d ऑफ u है वो ncv dt होता है, ठीक है। ncv dt और dw हमारे पास पता है दैट इज माइनस का pdv। इतना क्लियर, ncv dt इज इक्वल टू माइनस का pdv। अब यहाँ से जो क्या होगा, हमें पता है कि हमारे पास जो पीवी होती है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है, दैट इज एनआरटी होती है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, क्योंकि इसका आगे हम यूज करेंगे इसमें। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पीडीवी प्लस का वीडीपी इज इक्वल टू एनआरडीटी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तो यहां से हमारे पास dt क्या आ जाएगा, दैट इज pdv प्लस vdp बाय nr, ठीक है। हम यहां से dt निकालेंगे, pdv प्लस vdp और nr इसके नीचे आ जाएगा। nr इसमें नीचे आया तो हम देखो इसका यूज हम इस इक्वेशन में करेंगे इसमें यूजिंग, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि यहां से हमने dt की वैल्यू निकाली है ना। तो यूजिंग कौन सी, 2 इन फर्स्ट, इसमें यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, NCV, और dt की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज PDV प्लस VDP बाय NR और इज इक्वल टू माइनस का PDP। देखो यहां तक क्लियर हो गया हमने कैसे किया है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने लिया dq 0 होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया, जिसमें हमारे पास du है वो माइनस dw के इक्वल हो जाएगा, और जो du होता है वो ncv dt के इक्वल होता है। यहाँ पे cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो pv इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, दैट इज pv इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, यहाँ से dt की वैल्यू निकाल दी, इस dt की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होगा, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो cv pdv प्लस vdp बाय r है, इसको हम उधर लेके जाते हैं, माइनस rpdv। तो हमें पता है कि जो हमारे पास r होता है वो क्या होता है, दैट इज cp माइनस cv। ये सारे जो हैं फॉर्मूले हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो r अगर cp माइनस cv होता है तो क्या लिखेंगे, देखो pdv प्लस vdp इज इक्वल टू माइनस का pdv और r की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज cp माइनस cv। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इस cv को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, pdv प्लस
VdP इज इक्वल टू, क्या किया हमने, CV को हम उस तरफ ले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, CP बाय CV -1, क्योंकि CV आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, CV के नीचे CV, CP के नीचे CV, तो यहाँ पे CP बाय CV और -1, तो यहाँ से क्या आया, TdV प्लस VdP इज इक्वल टू माइनस का PdV, और यहाँ से CP बाय CV हमें पता है क्या होता है, गामा, दैट इज गामा -1। ठीक है, ये भी रिलेशन हम करवा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि CP बाय CV हमारा गामा होता है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, TdV प्लस VdP इज इक्वल टू माइनस का PdV गामा प्लस का हो जाएगा PdV, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब PdV से ये वाली चीज हो गई कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो VdP इज इक्वल टू माइनस का PdV की गामा। तो अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं आगे, दैट इज VdP इज इक्वल टू माइनस का PdV इंटू गामा। क्लियर है इतना। अब देखो हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, तो dP बाय P इज इक्वल टू माइनस का गामा और dV बाय V। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ln P माइनस का गामा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ln V। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ln V आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ln P इज इक्वल टू ln V की पावर गामा, क्योंकि ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उसको पावर में ले जा सकते हैं। तो हम इसको पावर में ले गए, तो ln P प्लस का ये आ जाएगा ln V की पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PV की पावर गामा। ये भी हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म अगर लॉग में प्लस में है तो हम उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, अगर डिवाइड में होते हैं तो हम उनको माइनस में लिखते हैं लॉग में। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में है तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इनका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आया, दैट इज PV की पावर गामा इज ए कांस्टेंट। देखो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल के आया, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसी में से इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, ये तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आया है, फिर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में निकालेंगे, फिर टेम्परेचर और प्रेशर में निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आया, दैट इज PV गामा इज ए कांस्टेंट। अब PV गामा कांस्टेंट आया है तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर, हम यहाँ से P अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज nRT बाई V। इस P का यूज हम इसमें करते हैं, तो इस जैसे ही हमने P की जगह पे वैल्यू रखी nRT बाई V और V की पावर गामा इज ए कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आया, देखो हमें पता है कि nR कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, देखो T V की पावर गामा तो है और यहाँ पे V की पावर 1 आएगी, ऊपर जाएगी तो -1 होगी, तो ये आ जाएगा -1। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से अगर डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट ही आने वाला है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम में हमारे पास क्या रिलेशन आया, दैट इज TV की पावर गामा -1। इतना क्लियर है। इस पे बेस भी हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये जो रिलेशन आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये रिलेशन हमने कैसे निकाला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके, बिकॉज इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो अगर हम सेकंड रिलेशन निकालें, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकालते हैं,
तो सेम हम यही यूज करेंगे, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब की बार वॉल्यूम निकाल देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, दैट इज एनआरटी बाय पी। अब इस V की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा P और एन आर टी बाई पी, V की वैल्यू रख रहे हैं, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P रहेगा P का 1 माइनस गामा, और यहाँ पे T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि NR की पावर गामा, कांस्टेंट के नीचे को उसको उसी से भी डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस से जो इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आई है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन आया है, प्रेशर और जो टेम्परेचर में रिलेशन आया है, और हमारे पास प्रेशर और जो वॉल्यूम में रिलेशन आया है, ये हमारे किसकी हेल्प से आए हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन्हीं की जो इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसी इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गए, तीनों रिलेशन आ गए, या फिर हम उनको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 रिलेशन निकल के आए हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थैंक यू।